गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, कुछ मैंने होमवर्क दिया है एक्सरसाइज 3 लेवल 2 का। ओके, अब एक मिनट, अब एक्सरसाइज 4 लेवल 1 में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करने, और एक्सरसाइज 4 लेवल 2 में बचे हुए सारे कंप्लीट करने। ज्यादा नहीं है, वो 4-5 है बस। बात समझ गए? तो अच्छा, एक्सरसाइज 4 लेवल 2 में कुछ रोटेशन वाले हैं, उसको मत करना, ठीक है? अब बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा सुनो, एक्सरसाइज 3 में एक क्वेश्चन है कन्वेयर वाला, उसमें कुछ एरर है, वो छोड़ देना, है ना, उसमें डेटा सही नहीं दिया हुआ है। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा यू, उसको लीव कर देना एक्सरसाइज 3 लेवल 2 में, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, उसमें कंडीशंस गायब है कुछ, जो आंसर दिया जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कभी रुकेगा ही नहीं। हाँ लाइए। अच्छा, कहां पे थे हम लोग लास्ट? नहीं, डिस्कशन हम करेंगे, एक मिनट सुन लो मेरी बात। एक्सरसाइज 4 लेवल 1, एक्सरसाइज 4 लेवल 2 और एक्सरसाइज 3 लेवल 2 में जो 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारा एक साथ जो नेक्स्ट वीक में सेकंड लेक्चर आएगा उसमें करेंगे, है ना। तब तक हमारा वर्क पावर भी किसी एंड पे पहुंच जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 3 लेवल 1 भी है, नहीं शायद वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, आज दिया था। हाँ, तो 3 लेवल एक बार दिखा दो मुझे, शीट दिखा दो क्या क्या है। एक मिनट, तो मैं आपको कंफर्म कर दूं क्या है। अच्छा, एक्सरसाइज 3 लेवल 1 और एक्सरसाइज 3 लेवल 2, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसमें 5-6 क्वेश्चंस करने हैं आपको। ओके, और क्या कहते हैं इधर, एक्सरसाइज 4 लेवल 1 में जो भी फ्रिक्शन के हैं अपार्ट फ्रॉम रोटेशन, रोटेशन का कौन सा मैं बता देता हूं। एक्सरसाइज 4 लेवल 1 का 6 नहीं करना है अभी आपको, और एक्सरसाइज 4 लेवल 2 में जो हम कर चुके हैं उसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 14-15 अभी नहीं करना है। ओके, करीब इधर आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, 5-6 टोटल 20 क्वेश्चंस मान लो। तो इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीक के सेकेंड लेक्चर में, क्लियर है? तब तक इधर वर्क एनर्जी का भी आपको होमवर्क मिलने लग जाएगा तब तक। दो है रोटेशन के, आपको दिख जाएगा, रॉड ऐसे करके है, वो दोनों नहीं करने हैं, उसमें रोटेशन के कॉन्सेप्ट है, प्योरली वो फ्रिक्शन का नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। कैसा आया था सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन सिस्टम पर 0 आया था। किसी इंडिविजुअल बॉडी पे पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव, लेकिन टोटल 0 आएगा, ठीक है। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका वर्क डन सिस्टम पे नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव क्यों आता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो फोर्स तो एक्शन रिएक्शन है, बस सीधा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। मान लीजिए ये हाथ है और ये दूसरा बॉडी है, अगर दोनों बराबर चलेंगे तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर स्लिपिंग हुई तो मुझे बताइए, अगर ऊपर वाला मतलब नीचे वाला भी चल रहा है, नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला आगे गया, तो किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे आएगा और नीचे वाले पे फ्रिक्शन आगे आएगा। तो अगर हम देखें तो एक बॉडी पे फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव है, दूसरे पर, लेकिन मिलाकर 0 नहीं आएगा। नेगेटिव वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि उसका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। एक केस ये हुआ, और दूसरा केस है कि दोनों अपोजिट चले। भैया तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो जो ज्यादा चलेगा उसके अपोजिट होगा आपका फ्रिक्शन, समझ आती है? और या फिर अगर दोनों अपोजिट चलेंगे तो दोनों पर फ्रिक्शन क्या आएगा? दोनों पे ही फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, और सिस्टम पे भी नेगेटिव ही आना है। तो किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा। स्पेशल रिमार्क लिखिए, मतलब कभी अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा हो तो सिस्टम में हम उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे उसके वर्क डन को। रिमार्क लिखिए, रिमार्क नंबर 3, वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी, work done on a body by the kinetic friction, by the kinetic friction
मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और जीरो। किसी बॉडी पर कोई भी साइन आ सकता है, ठीक है। बट ऑन द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, but on the system of two bodies in contact, but the work done, but on the system of two bodies in contact, the work done by kinetic friction will be negative, ठीक है। यानी सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। बात समझ में आया? तो इधर देखो, आप ऊपर आपने दो देखे थे, स्टैटिक भी एक्शन रिएक्शन पेयर था और आपका क्या कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन भी, लेकिन इनका वर्क सिस्टम पे जीरो आ जा रहा था। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क सिस्टम पे जीरो नहीं आता है, क्या आता है? नेगेटिव आता है। समझ में आई बात? सिस्टम पर बोल रहे हैं हम, किसी इंडिविजुअल पर वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम पर नेगेटिव आएगा। क्लियर और नॉट? चलिए अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टेंशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका क्वेश्चन करते हैं। फोर्स दे दिया जाए, अभी तक हमने कौन से फोर्स का वर्क डन पढ़ा है? सिर्फ कांस्टेंट फोर्स का। तो यहां पर ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है और ये एंगल थीटा है। सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, system released from rest, system released from rest, सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब ये एनएलएम और फ्रिक्शन का मिक्सचर होगा क्वेश्चन, ठीक है। जब फोर्स दे दिया जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फाइंड आउट द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, by the normal reaction between block and wedge, है ना, वो ब्रैकेट में लिख लेना। कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है? बिटवीन ब्लॉक एंड वेज वाला नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने बोला फाइंड आउट द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है? ब्लॉक एंड वेज वाला। ऑन द block, on the block for first या for 0 to t naught time, for 0 to t naught time, ठीक है। मैंने किस पे पूछा इसका वर्क डन? ब्लॉक पर। अब देखो, ब्लॉक को एनालाइज करना वैसे कोई बहुत बड़ा टफ टास्क भी नहीं है, लेकिन मेरा थॉट पता है क्या है? मैं निकालूंगा वेज पे किसका वर्क डन? नॉर्मल रिएक्शन का टी नॉट टाइम तक। समझ आई बात? और टी नॉट टाइम तक उस पे वर्क डन निकालने के बाद, ठीक है, हम सीधा सीधा ब्लॉक पे क्या कर देंगे? उसका नेगेटिव वैल्यू दे देंगे। इधर प्लस आएगा तो उधर माइनस आएगा, उधर माइनस आएगा तो इधर। यहां पर मेरा इंटरेस्ट वेज पर इसलिए है क्योंकि वेज का पाथ स्ट्रेट लाइन है सीधा, उसका भी कुछ स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन उसको एनालाइज करना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा। किसको एनालाइज करना इजी है? समझ आई बात? तो मैं वेज पे निकाल के उसका नेगेटिव वैल्यू दे दूंगा। बात समझे? अब इसमें सब कुछ अननोन है आपके पास, टाइम दे दिया बस। ओके, ना आपको फोर्स की वैल्यू पता है ना ही डिस्प्लेसमेंट पता है। तो अब आपका टास्क है कि किसी तरह से इनके बीच का नॉर्मल मिले और किसी तरह से एक्सीलरेशन मिल जाए। किनके बीच का? ब्लॉक का या वेज का। तो वेज का एक्सीलरेशन मिल गया तो वेज का डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा और वेज पे क्या कहते हैं? फोर्स। आपको पता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं? दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये कर देंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन सही मायने में किसका है? एनएलएम का। और मैं आपको करवा चुका हूं कि इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये सब हमने एनालाइज किया हुआ है। एक बार फिर करते हैं उसको, क्लियर है? तो ऐसा करें, इस कैपिटल एम को भी स्मॉल एम दे दें, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो कैपिटल एम को क्या दे दिया? स्मॉल एम के बराबर ही दे दिया। ओके, तो सबसे पहली बात भूल गए हो कि याद है अभी भी? सबसे पहले एज पर कंस्ट्रेंट एजम्पशन ऑफ देयर एक्सेलरेशंस, तो द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर नॉर्मल आया और ये ए आया, क्वेश्चन खत्म। समझ आई बात? चलिए, अब इसका मुझे पता है, मैंने आपको दो दो मेथड बताए थे, हम चाहें तो ग्राउंड में मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अच्छा मेथड लेते हैं जहां कंस्ट्रेंट लिखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज माई एजम्पशन इज एज पर कंस्ट्रेंट। दिस इज ए रिलेटिव, किसके रिलेटिव? वेज के रिलेटिव। फटाफट इक्वेशंस बनाते हैं। मेरा टास्क पता है क्या है? मुझे ए चाहिए और यहां वाला एन चाहिए। उसके आते मुझे यहां मिल जाएगा तो मैं इधर फोकस ही नहीं करूंगा, इधर मिल गया आंसर, वर्क डन। उतनी ही नेगेटिव वैल्यू ब्लॉक पे लगा देंगे। क्लियर है क्या? तो अब हम इसको डिस्प्लेस कराने के लिए पहले हमें एक्सीलरेशन चाहिए, फोर्सेस भी नहीं पता है, तो सबसे पहले एफबीडी ऑफ वेज। ओके, डायरेक्ट लिख दूं वेज पे? देखिए नॉर्मल ऐसे लगेगा, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, इधर एन का कंपोनेंट एन साइन थीटा। तो एक इक्वेशन आ गया, एन साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। ओके, अब सेकंड वी आर डिस्कसिंग ब्लॉक, किसके फ्रेम में? विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो पहले ब्लॉक का एफबीडी ढंग से बनाइए, इधर नॉर्मल और mg। एक मिनट लिख लेना, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, लिख लो, जब हम फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं ना, ऊपर लिख लीजिए ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ। ओके, तो हमारे पास इधर देखिए mg लग गया, नॉर्मल लग गया, लेकिन फ्रेम कौन सा है? नॉन इनर्शियल, तो ये इधर है, स्यूडो फोर्स इधर आएगा, कितना? m इंटू ए। दिस एंगल इज थीटा, m इधर ma का कंपोनेंट ma cos थीटा, इधर ma sin थीटा, mg का कंपोनेंट mg sin थीटा। ओके, और इधर परपेंडिकुलर में mg cos थीटा, और इसका एक्सेलरेशन रिलेटिव इधर है, ए रिलेटिव। ऐसा मानने के पीछे पर्पस हमारा ये है कि भाई क्या होगा, ए रिलेटिव कंस्ट्रेंट लिखना ही नहीं पड़ा। लेकिन अभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड से नहीं आएगा, कहां से आएगा? वेज के रिलेटिव आएगा। तो एक इक्वेशन हो गई n प्लस एम ए साइन थीटा, n प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, और दूसरा इधर ए रिलेटिव के लिए एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, पढ़ा चुके हैं ये सब, इक्वल्स टू, फिजिक्स की यही खास बात है कि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहां पर अभी तो एनएलएम ही कर रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। एन की वैल्यू उठा के रख दूं, एन इज व्हाट? एम ए अपॉन साइन थीटा, एन इज योर एम ए अपॉन साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, यही है। कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर लेने से थोड़ा इजी हो जाएगा, और क्या, एम जी cos theta. On solving, I am getting the acceleration as g sin theta cos theta upon 1 plus sin square theta. अरे yes or no? This is the acceleration. एक जो चाहिए था वो मिल गया। मैं ए रिलेटिव पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और है ना, कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन सिस्टम पे एक पे निकाल ले तो दूसरे पे आराम से आ जाएगा, और एक पे बहुत आराम से निकल रहा है। चलिए ए आ गया क्या? Then what is your normal reaction between them? N equals to mg cos theta upon 1 plus sin square theta. This is what? Normal reaction. आ गया नॉर्मल?
बस क्वेश्चन यही छोड़ दिया हमने, अब मुझे रिलेटिव नहीं चाहिए, मेरा काम ये था, निकल गया। वो बात अलग है कि क्वेश्चन आपसे किस पर पूछ रहा है, ब्लॉक पे, मेरा कंसंट्रेशन किधर है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉक पे नहीं निकाल सकता हूं, पहले ब्लॉक पे ए रिलेटिव निकालने के बाद ब्लॉक का ए एक्सेलेरेशन आएगा, फिर उस पर नॉर्मल बनाया जाएगा, तो नॉर्मल तो यही है, उसका नेट एक्सेलेरेशन ग्राउंड से निकालने के बाद फिर वहां से डिस्प्लेसमेंट लाके डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी मेथड है कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंदी है थोड़ा सा बस। हाँ वो तो कंपोनेंट ले लेंगे ना, नेट निकाल के कंपोनेंट ले लेंगे, बात समझ रहे हो। तो मैं डायरेक्ट अभी किस पे कर रहा हूं, क्योंकि वेज को देखना बहुत आसान है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन वेज, बताइए वेज पर नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ये क्या ये कांस्टेंट फोर्स आया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फिक्स है। वो बात अलग है कि लगने वाली जगह अलग अलग होगी, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसका फिक्स है, और पूरी बॉडी ट्रांसलेट कर रही है। एट एनी टाइम टी तक इसका डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी नॉट स्क्वायर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये एंगल थीटा, ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन वेज इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर लगा सकते हैं। तो एफ डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ये तो हुआ फॉर्मूला। अब यहां पर एफ कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट है हाफ ए टी नॉट स्क्वायर, और कॉस थीटा, यहां थीटा कितना 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अरे बात समझे क्या, ये आ गया। अब इसके बाद आप नॉर्मल रखें, एक्सेलेरेशन रखें, ये वैल्यू आ जाएगी। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन वेज, हाउ मच इट इज, नॉर्मल कितना है mg cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू हाफ ए कितना जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यही है ना, इनटू टी नॉट स्क्वायर, बहुत बड़ा आ रहा है एक्सप्रेशन, इनटू साइन थीटा, पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन वेज। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक, that is equals to minus of work done by normal reaction on wedge। ये लीजिए क्वेश्चन खत्म। ये मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूं जहां फोर्स भी आपको निकालना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको निकालना पड़ रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया फिर तो क्वेश्चन में बचा ही क्या, क्लियर और नॉट। तो ये आ गया वर्क डन, ये आंसर है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। वो दिख रहा है क्या नीचे मैंने लिखा जो, कोई डाउट आया है। देखिए इसमें क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि सर अभी बेटा वो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला सब एग्जांपल अभी आ जाएगा आपके पास। अभी हमने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, उन तीनों को जस्टिफाई भी कर रहे हैं आपके सामने, क्लियर है क्या। और 0 टू टी नॉट इसलिए दिया है क्योंकि मैंने टाइम बताया कि कितने टाइम में, तो यहाँ उसका एप्लीकेशन का भी यूज कर लिया हमने कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन सिस्टम पे 0 होता है, वेज पे निकालना आसान था, वेज पे निकाला और उसकी माइनस वैल्यू ब्लॉक पे आ जाएगी। समझ आता है क्या तुम लोगों को। क्लियर। अब हम लोग एक स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन लेंगे। ओके,
किसी क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, पहले ये सोचा जाए कि हम उस पर रास्ता क्या लगाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ढूंढा जाता है कि हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है। क्लियर है क्या? आ गया सबको समझ में? अभी किसी से इन जनरल पूछ लेना नॉर्मल का वर्क डन, वो सब जीरो ही बोलते हैं। उनको लगता है नॉर्मल का वर्क डन हमेशा क्या होता है, किसी एक बॉडी पे वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑन द सिस्टम ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। यहां मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वेरिफिकेशन का मेथड आपको कल बताया था। dr वेक्टर बराबर होगा और n वेक्टर मतलब dr का कंपोनेंट जो आएगा अलोंग दी नॉर्मल, वो दोनों का बराबर होगा, और n जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है एक के साथ पॉजिटिव आएगा तो दूसरे के साथ नेगेटिव आएगा। ठीक है, मिटा दो ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, मिटा दो ना। ठीक है, सिर्फ डायग्राम। ओके, मिटा रहा हूं मैं। ओके, डायग्राम बना लिया। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, डायरेक्ट आपको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दिया हो तो सीधा कांस्टेंट फोर्स में एफ डॉट डी आर करना है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक्स फॉर 0 to t0 टाइम। कितने टाइम के लिए? अब क्वेश्चन आपको डेटा दे सकता है 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, कहां से कहां तक? 0 से लेके t0 टाइम तक। आपको किसका वर्क डन निकालना है? फ्रिक्शन का। बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? सोच समझ के देख लेते हैं। पहले सबसे पहले जैसे आप इस नीचे वाले को खींचोगे, क्योंकि जमीन स्मूथ है तो 2m आगे बढ़ना चाहेगा, तो 2m m को साथ लेके जाना चाहेगा। m पर मैक्सिमम फ्रिक्शन है म्यू एम जी, तो उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन है म्यू जी। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये सिस्टम 3m इंटू म्यू जी तक साथ रह सकता है। मैंने कितना फोर्स लगाया? 2 म्यू एम जी। हाँ या ना? इसका मतलब दे आर मूविंग तो टुगेदर है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? 2 mu mg upon 3m. So their acceleration is 2 mu g by 3. This is the acceleration.
तो फटाफट फ्रिक्शन पता कर ले। अच्छा, एक्सेलरेशन से क्या मिल गया? देयर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो क्या दोनों का बराबर है? डेफिनेटली दे आर मूविंग टुगेदर, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। किसके फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। क्लियर? अब हम फ्रिक्शन की वैल्यू पता करते हैं। तो इस एक्सेलरेशन है 2 म्यू जी बाई 3। तो ऊपर वाले ब्लॉक को ओपन करो, उस पे आगे लग रहा है फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? इसका एक्सेलरेशन a है, तो दैट इज m इंटू ए। तो m इंटू 2 म्यू जी बाई 3। तो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम इज 2 म्यू एम जी बाई 3। किस पे आगे लग रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे लग रहा है, और 2m पे पीछे लग रहा है। अब आप समझ गए होगे कि दोनों पे टोटल तो जीरो ही आएगा, एक पे प्लस में आएगा, दूसरे पे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m, दैट इज f डेल्टा r cos थीटा। कितना है f की वैल्यू? 2 म्यू एम जी बाई 3। डेल्टा r कितना? हाफ a टी नॉट स्क्वायर। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 म्यू जी बाई 3 इंटू कॉस 0। बोलिए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन m, ये प्लस में आ रहा है 2 म्यू एम जी बाई 3 इंटू हाफ ऑफ 2 म्यू जी बाई 3 टी नॉट स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें, कितना आ रहा है? 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 2 म्यू जी का होल स्क्वायर इंटू m टी नॉट स्क्वायर बाय 9। ये किस पर है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन m। समझ में आई बात? अच्छा, एक पर आ गया तो दूसरे पे कितना होगा? तो उसके लिए दोबारा सॉल्व करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन सिस्टम पे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2m, हाउ मच इट इज? माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन m। कभी आगे चल के सिस्टम पे जरूरत पड़ी तो टोटल वर्क को हम जीरो कर सकते हैं। समझ आई बात? नोट कर लीजिए। अभी याद रखना, हम इसके एप्लीकेशन की ओर नहीं बढ़े हैं। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? अभी इसमें मैं चाहूं तो आपसे कैपिटल F का वर्क डन पूछ सकता हूं। कैपिटल F कितना लग रहा है? 2 म्यू एम जी, उसका वर्क डन पूछा जा सकता है। बॉडी के मोशन के साथ कैसे रिलेटेड होंगे वो बाद में आएगा। अभी सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं? वर्क डन। क्या? स्मॉल स्मॉल एम पे वो लग ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्यों बात करेंगे? स्मॉल एम पे थोड़ी लग रहा है वो कैपिटल F। कैपिटल F तो सिर्फ किस पे लग रहा है? 2m पे लग रहा है, तो उसका रोल 2m पर होगा। चले आगे। तो यहां पर आप सॉल्व करके भी बराबर बोल सकते हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। ओके, और मुझे करने की जरूरत नहीं है अगर मुझे ये पता है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज 0। एक पे निकाल लो, दूसरे पे आ जाएगा। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। समझ में तो आ रहा है सबको? अभी सब फोर्स कैसे आ रहे हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट के अकॉर्डिंग F डेल्टा आर कॉस थीटा काम कर रहा है अभी हमारे लिए। क्लियर और नॉट? इसी में क्वेश्चन लिखिए, सेकंड पार्ट इसका। इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन, if in previous question capital F equals to, if in previous question capital F equals to 4 mu mg,
कैपिटल F इक्वल्स टू 4 म्यू mg, देन फाइंड आउट the work done by friction, on each block, work done by friction on each block, and total work done by friction, सिर्फ हम फ्रिक्शन की वैल्यू की बात करें, अभी हम वर्क डन ही निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रैकेट में लिखे एज्यूम द ब्लॉक स्मॉल m डज नॉट फॉल ऑफ द ब्लॉक 2m, एज्यूम द ब्लॉक स्मॉल m डज नॉट फॉल ऑफ द ब्लॉक 2m, मतलब ब्लॉक 2m के पास इतनी जगह है, क्योंकि अब यहां रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा ही, साथ के साथ क्या होगा, इतनी जगह होनी चाहिए कि 2m इतना बड़ा होना चाहिए कि भाई वो गिरे ना, तो वरना कोई अभी गिरा के कहेगा कि सर आपने तो ये थोड़ा सा ही दिया है। ओके, कितने लोगों को दिखा स्लिपिंग होगी? बिकॉज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज म्यू जी ओनली, if I will assume that they are moving together, that is 4 mu mg by 3, which is not possible. That means the slipping has been started. वही क्वेश्चन पूरा एज इट इज है, सिर्फ क्या फर्क पड़ा है, F को चेंज कर दिया है। एक मिनट, F को चेंज करते ही इधर कैपिटल F होगा कितना, 4 mu mg, तो यहां पर फ्रिक्शन F आगे की ओर लगा, अब ये काइनेटिक है, अभी मैं म्यू सेम दे रहा हूं तो ये म्यू mg के बराबर ही है आगे, इधर फ्रिक्शन भी, तो फ्रिक्शन तो एक्शन रिएक्शन है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब दोनों के अलग अलग होंगे, इसका एक्सेलरेशन कुछ a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, और आपको दिख रहा है कि a2 ही ज्यादा आएगा a1 से, तो इस पे वर्क डन पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो टोटल मिला के नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव है। ओके, तो व्हाट इज योर a1? म्यू जी। ओके, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m इज फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 0। बोलिए, फ्रिक्शन कितना, म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट हाफ म्यू जी टी नॉट स्क्वायर, ये वर्क डन बाय स्मॉल m, ठीक है। तो आ रहा है m म्यू जी का होल स्क्वायर बाय 2 टी नॉट स्क्वायर, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन m, याद रखना वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात चल रही है। और दूसरा ऑन 2m, क्या है आगे, 4 mg आगे, तो व्हाट इज योर a2? a2 इज 4 म्यू mg minus mu mg upon 2m, how much it is? तो a2 is 3 mu g by 2, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे है लेकिन फोर्स फ्रिक्शन का पीछे है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2m, एक मिनट रुक जाइए, फ्रिक्शन इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा, कॉस पाई आएगा यहाँ, इस बार फ्रिक्शन आएगा म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट आएगा हाफ a2 टी नॉट स्क्वायर, और कॉस पाई से माइनस आएगा। आप देख सकते हो ये दोनों बराबर आएंगे, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कम है और ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो दोनों को ऐड करने पे नेगेटिव आएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ म्यू mg हाफ a2 3/2 म्यू g टी नॉट स्क्वायर। अरे समझ में आया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2m, ये आपके सामने एविडेंस भी आ गया कि सिस्टम पे उसका वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। टोटल वर्क डन ये आप यहां से निकाल सकते हैं, एक बार लिख देता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2m कितना, माइनस ऑफ म्यू जी का होल स्क्वायर, तो m इंटू म्यू जी का होल स्क्वायर, मल्टीप्लायर क्या आएगा, ऊपर 3 डिनोमिनेटर में 4 इंटू
टी नॉट स्क्वायर, यही है। देखो ये -3/4 है, ये +1/2 है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां पर हमारे पास कोई शॉर्ट मेथड नहीं बचा, दोनों को अलग अलग करना ही पड़ा। पिछले में हमने माइनस से रिलेट कर दिया था, तो क्या आ रहा है, m म्यू जी का होल स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाय 2 -3/4 m म्यू जी का होल स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाय, आ गया -1/4 म्यू जी का होल स्क्वायर स्मॉल m टी नॉट स्क्वायर। दिस इज योर वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम। अरे समझे क्या, क्लियर? एक सिस्टम, अरे बेटा सिस्टम नहीं मान सकते का मीनिंग क्या होता है, पहले बताइए। सिस्टम क्यों नहीं मान सकते, अगर हम दोनों को देख रहे हैं तो मेरे लिए सिस्टम है, लेकिन समेशन एफ बराबर समेशन एम इंटू ए नहीं लगा सकते, ये बोलिए आप। सिस्टम क्यों नहीं मान सकते? वॉट एवर इज इन योर कंसिडरेशन, यू आर टेकिंग इट एज अ सिस्टम, समझ आई बात? बट यहां पर समेशन एम इक्वल टू समेशन एफ इक्वल टू समेशन एम इंटू ए नहीं लगा सकते, समझ गए ना, क्योंकि ए दोनों का सेम। तो देखो मैंने कहां लगाया, A1 A2 अलग अलग निकाला है। अगर मैं समेशन एफ एक्सटर्नल करूंगा तो कुछ और आएगा, वो आएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन, हाँ या ना? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ लिख दिया, एम है ये। इतने टैलेंटेड लोग कहां से आ जाते हैं, पूरे कैलकुलेशन में कहीं लॉग नहीं है, तुम्हें वहां लॉग दिखाई दे रहा है। चले आगे, चलिए अब हम लोग, तो देखो ऑनलाइन में किसी ने पूछा था, ये यार इतने सारे चैट बॉक्स में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अच्छा वो एक ही को कई बार किया है, अच्छा सर जनरल लाइफ से काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क का एग्जांपल बताइए प्लीज, जो मैं हमेशा याद रख सकूं, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है। बेटा मैं जनरल लाइफ में एज अ मैथमेटिकल दे दिया आपको, फील मैंने भी नहीं किया है। जनरल लाइफ में एज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दैट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, समझ आई बात? पहले आप ये समझे कि किसका डिस्क्रिप्शन मैथमेटिकल है और किसका, समझ गए क्या? मैंने पहले दिन ही बोल दिया था, इस चैप्टर को आप मैथमेटिकली पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में क्लियर रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि अभी जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, तो अभी तो आप लोगों को लगता होगा कि कुछ है, फिर बताऊंगा कि वो क्या है, ठीक है? हाँ मैं ले जाऊं क्या, एक मिनट रुक जाइए, नाम नहीं है क्या? नाम है रिलैक्स टाइम। एक मिनट जरा, कॉपी फिजिक्स की और ऊपर फ्रंट पेज पे लिखा है रिलैक्स टाइम, हाई मोटिवेशन, क्योंकि पेज पलटते ही रिलैक्स खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम।
लिखे। अच्छा, कोई ये मत रट लेना कि वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हाफ 80 नॉट स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। वो मैं जो कंडीशंस दे रहा हूं उसमें आ रहा है, कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी तो यूटी प्लस हाफ 80 इसको रखा जाएगा, और अगर एक्सलेशन वेरिएबल आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग डील किया जाएगा। क्लियर? चलिए, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। The system is released from rest. Then find out the work done by tension. Then find out the work done by tension on each block, for T naught interval of time. ठीक है, बाकी क्वेश्चन में T naught जो भी देगा वैसे आप करेंगे, है ना। वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच ब्लॉक फॉर T naught इंटरवल ऑफ टाइम। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, सबको पता है कितना एक्सीलरेशन है। चलो मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूं। एक्सीलरेशन आपको पता है m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, a इक्वल्स टू m2 माइनस m1 2m minus m upon 3m into g, then acceleration equals to g by 3। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक का डिस्प्लेसमेंट नीचे है, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। ओके, कितना? हाफ a t naught स्क्वायर, दैट इज योर g by 6 t naught स्क्वायर, यही ना। चलिए, अब टेंशन की वैल्यू तो वैसे डायरेक्ट याद होता है क्या? तो टेंशन याद रखना, याद नहीं है तो एनएलएम से लाया जाएगा। 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, दैट इज 2 कितना m इंटू 2m अपॉन 3m इंटू कितना 4mg बाय 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। अच्छा, किस पे ऊपर किस पे नीचे? दोनों पे ही ऊपर, इधर भी टी इधर भी टी, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। फोर्स बराबर आया है, ठीक है। अब ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू है ना। क्या ये कांस्टेंट है? अभी तक देखो कहीं भी कोई टाइम डिपेंडेंट चीज नहीं आ रही है, तो टाइम डिपेंडेंट नहीं आ रही तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना। तो यहां पर अगर हम वर्क डन बाय टेंशन ऑन स्मॉल m बात करें तो t इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 कॉस पाई कॉस 0, ये ऊपर जा रहा है कॉस 0। टेंशन की वैल्यू है 4mg बाय 3, डिस्प्लेसमेंट कितना g बाय 6 t नॉट स्क्वायर कॉस 0 1। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2m दैट इज इक्वल्स टू कितना कितना t डेल्टा r cos पाई, t की वैल्यू 4mg बाई 3 जी टी नॉट स्क्वायर बाई 6 प्लस या माइनस माइनस वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2m। अरे यस और नो? पहले इतना नोट करिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। द थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, इसलिए कांस्टेंट रिलेशन अप्लाई किया गया उसके करस्पॉन्डिंग। ये वर्क डन ऑन m एंड वर्क डन ऑन 2m, ठीक है। ओके, अच्छा इस सिस्टम में टेंशन का वर्क और कहीं हो रहा है क्या? और कहीं भी नहीं हो रहा है, हाँ या ना? और कहीं भी नहीं हो रहा है, इन्हीं दोनों पे हो रहा है। अगर मैं पुली पे बात करूं तो ये 2T लग रहा है, इस 2T का कोई वर्क डन, और ऊपर जो थ्रेड है उसका भी कोई, तो ओवरऑल
इस पूरे सिस्टम में टेंशन का वर्क इन दोनों पर हो रहा है। तो याद रखना, टेंशन का वर्क जहां जहां भी होगा उसका टोटल वर्क, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड की बात कर रहा हूं, उसका टोटल वर्क सिस्टम पर 0 होगा। आगे हम यूज करने वाले हैं इसको। बात समझ गए? देख लो आपके सामने, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट रिलेशन आप बनाते हो ना, समझ गए क्या, उसके करस्पॉन्डिंग टेंशन का वर्क सिस्टम पे 0 होता है। वैसे हमें बोलना ऐसा चाहिए, किसी भी इनएक्सटेंसिबल थ्रेड का वर्क डन 0 होता है। जैसे कि यहां पर मेरे पास दो इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, एक ये वाला और एक ये। अब देखो, इस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड का वर्क डन 3 जगह पर है, मतलब फोर्स 3 जगह पे पहले दिखा रहा हूं, टी टी और 2T नीचे। इस 2T का वर्क डन 0 है, इसका भी और इसका मिला के तीनों 0, क्योंकि यहां 0 था इसलिए इन दोनों का सम 0 आ गया। बाई चांस ये पुली मूव कर रही होती तो इस अकेले थ्रेड का वर्क डन 0 आता, लेकिन उसमें ये होता और यहां वाला 2T का वर्क डन भी लिखा जाता। बात समझ गए? अच्छा, अगर इस थ्रेड की बात करें तो यहां पर भी टेंशन का कोई वर्क डन नहीं है और यहां पे भी टेंशन का कोई वर्क डन नहीं है, तो उस थ्रेड का वर्क डन 0, इस थ्रेड का भी 0, सिस्टम पे भी। अच्छा, सिस्टम जब हम बोलते हैं तो बहुत आराम से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 0। पता है क्यों? अगर कोई मूवेबल पुली हुई तो आपको पता है, अगर इधर टी है तो इधर 2T बनाते हैं, क्योंकि मासलेस पुली होती है। तो इसलिए दोनों तीनों स्ट्रिंग जितनी भी होगी सिस्टम में, सबको मिला लेंगे ना, तो पुलिस पे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन किसी पर्टिकुलर थ्रेड की बात करेंगे तो, किसी पर्टिकुलर थ्रेड पे बात करेंगे तो वो 0 नहीं होगा पुली के ऊपर। बात मेरी समझ में आ रही है? किसी पर्टिकुलर पुली पर थ्रेड का वर्क आएगा, लेकिन पुली पर टोटल वर्क 0 आएगा। तो जितने पुली होंगे उनको देखो मत, उन पे 0 आ गया। तो अल्टीमेटली सिस्टम में मान लो 50 स्ट्रिंग लगी हुई है और 3 ब्लॉक हैं, तो आप 3 ब्लॉक पे क्या कर दें, टोटल वर्क डन 0, क्योंकि उसके अलावा और जो भी अरेंजमेंट जैसा भी है और कहीं कोई वर्क डन, जो पुलीज होंगे उन सब पे 0 होना ही है, मासलेस है क्योंकि, और कहीं हैंगिंग पॉइंट है तो वहां पे भी 0 होगा। तो फाइनली कितने भी स्ट्रिंग्स हो, बात समझ में आई बात, उसका सिस्टम पे वर्क डन 0 होता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की बात करेंगे ना, तो वो जहां जहां वर्क कर रहा होगा हर जगह देखना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? तो सिस्टम में तो आपके सिर्फ ब्लॉक्स दिखाई देंगे आपको, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की बात करेंगे तो पुली पे भी वर्क डन आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं इस पुली को थोड़ा नीचे ले आऊं तो उस 2T का वर्क पुली पे भी आ रहा होगा, तो इन दोनों का मिलाकर 0 नहीं आएगा, तब फिर क्या होगा, तीनों का मिलाकर 0 आएगा। बात समझे कि नहीं? तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की बात करेंगे तो जहां जहां वो वर्क कर रहा होगा सब जगह मिलाकर 0 होगा, और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड का सिस्टम पर वर्क 0 होता है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। नीचे एक रिमार्क लिखे, वर्क डन बाय अ work done by an inextensible thread, work done by an inextensible thread, work done by an inextensible thread is 0। आपको याद है इसका यूज किया आपने कंस्ट्रेंट निकालने में, समेशन टी डॉट वी 0 किया है। तो यहां हम आपको सॉल्व कर करके भी वेरीफाई करा रहे हैं कि वो किस तरह से 0 आया है, यस और नो। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड 0 होता है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है, अगर ये खींच रहा होता तो ये स्प्रिंग जैसा बिहेव करता। तो अभी स्प्रिंग की हम बात करेंगे। तो इतना क्लियर है सबको? तो याद रखना, जब हम कभी सिस्टम एनालाइज करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आपको बचा लेगा सिस्टम में, सिस्टम पे वर्क 0 और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क 0, टेंशन का वर्क सिस्टम पर 0, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क सिस्टम पे 0 नहीं होता है। बात समझ गए? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स।
वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके, सही मायने में मैं अब ये कहने वाला हूं कि हर बार जैसे आएगा वैसे करना है। बात समझे क्या? अल्टीमेटली बात तो यही है। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हमने आपको पढ़ाया था वर्क डन बाय अ फोर्स क्या होता है, DW इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट dr। बस, ये कोई टॉपिक हुआ? सोचो, सही मायने में ये मैं आपके ऊपर डाल रहा हूं सीधा कि F डॉट dr का इंटीग्रेशन बनाइए। जब तक फंक्शन इंटीग्रेट होता हुआ नहीं दिखे तब तक आपको उसको सॉल्व करते रहना है, फिर उसको क्या बनाना है, उसको इंटीग्रेट करना है। यस और नो? अल्टीमेटली अब आपका फोकस होगा कि अगर वेरिएबिलिटी है तो हम F डॉट dr लिखेंगे, फिर देखेंगे कि हम इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मेरी बात क्लियर हुई सबको? समझ में आई बात? तो देखिए अब हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स यहीं छोड़ देते हैं। ये लीजिए, वर्क डन इज इंटीग्रेशन F डॉट dr। बस, जिस लिमिट में आप इंटीग्रेट कराएंगे उस लिमिट में हम इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं इंटीग्रेट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, कुल मिला के अब आपको इंटीग्रेशन बनाना है, यानी अब आपको थॉट में लेना पड़ेगा कि कैसे सोचा जाएगा उसको। क्लियर? तो वैरायटी है और अलग अलग कंडीशन पे आपको उसको जनरेट करना है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ठीक है एक ब्लॉक है, उसका मास m है, वो स्मूथ सरफेस पे रखा है। प्लीज बात नहीं, इसके ऊपर एक F फोर्स लग रहा है, F इक्वल्स टू something K into T, where K is a constant और T is time. Okay? अभी याद रखिएगा कोई वर्क एनर्जी थ्योरम के रास्ता पकड़ना नहीं है अभी आपको। अभी हम आपको सिंपल वर्क डन निकालना सिखा रहे हैं। तो इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक है, तो लिखिए फाइंड आउट द वर्क डन बाय कैपिटल F ऑन द ब्लॉक। फाइंड आउट द वर्क डन बाय कैपिटल F ऑन द ब्लॉक for 0 to t0 time, for 0 to t0 time। आगे चल के हमारे पास और भी मेथड आ जाएंगे कि हम उसको बीच में से ही पिक कर लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन अभी हम किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, हम सीधा F डॉट dr निकालने जा रहे हैं। तो मुझे बताइए F इज वेरिएबल और नॉट? एक बार रिपीट करते हैं, फाइंड आउट द वर्क डन बाय कैपिटल F फॉर 0 to t0 टाइम, है ना? उसमें कोई गलत नहीं, वो भी सही है। अच्छा कैपिटल लिख दिया था, अच्छा वेरी गुड। ठीक है, एक मिनट, आप देखो दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई इस समय पर इसका एक्सेलरेशन है kt, या अभी t इक्वल टू 0 है, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पर है, तो अभी कोई फोर्स नहीं है। जैसे थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ेगा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, एक्सेलरेट होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं पहले एट एनी टाइम t। बात समझ गए? एनी टाइम t की बात कब आती है? जब आपको वेरिएबल डिस्कस करना है। तो एट एनी टाइम t पर इधर इस पे फोर्स तो लगा kt, एक मिनट, और अगर मुझे इस मोमेंट का एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व, हाँ या ना? तो मुझे एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वेलोसिटी से, तो अब मुझे पता करना पड़ेगा इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, बिकॉज इसके एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड v dt है।
इस ओर है। बात समझे कि नहीं? अब मेरा पर्पज है वी निकालना, तो वी निकालने का मतलब हुआ यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन ए हुआ इसका कुछ। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन? एफ बाय एम। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वो है के टी बाई एम। इसको मैं लिखूंगा, काइनेमेटिक्स में चला गया क्वेश्चन, डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू के टी बाई एम। तो योर डीवी इक्वल्स टू के टी बाई एम इंटू डी टी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंटीग्रेट करने पर चेंज इन वेलोसिटी आता है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, एट एनी टाइम t पर वेलोसिटी v। सिंप्लीफाई करें, कितना आएगा? v इक्वल्स टू के टी स्क्वायर बाय 2m। ओके, वेलोसिटी आ गई। अच्छा, ये वेलोसिटी भी कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसलिए मैंने एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वी डी टी का सहारा लिया। बात समझ गए? अब वी डी टी और एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, देन व्हाट इज योर डी डब्ल्यू? एफ वेक्टर डॉट डी आर। तो अब इसको एलिमेंट्री लेवल पर ही लिखूंगा मैं। तो एफ वेक्टर तो हो गया कितना? एफ। डी आर हो गया वी डी टी। बोलिए, कॉस जीरो है क्या यहाँ? कॉस जीरो, एफ वी डी टी कॉस जीरो। तो डी डब्ल्यू इज योर एफ कितना है? के टी, और वी कितना है? के टी 2m इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 0 से टी नॉट। आई बात समझ में? देन व्हाट इज द वर्क डन बाय कैपिटल एफ? बिकॉज दिस वाज वेरिएबल, सो के स्क्वायर बाय 2m, ये तो बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब, मतलब टी क्यूब है तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी पावर 4 ऑन 4। इतना समझ में आया? तो मैंने लिमिट भी डाल दिया, तो आपका आंसर आ रहा है के स्क्वायर टी नॉट पावर 4 अपॉन 8m। दिस इज व्हाट वर्क डन बाय दिस। वैसे मैं आपको ऐसे हिंट कर दूं, आगे जाके हम यहीं से क्वेश्चन पिक कर लेंगे। वेलोसिटी आ गई थी क्या? है ना? तो जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम पता होगा ना, तो सीधा वर्क डन, क्योंकि इस पे सिर्फ एफ का ही वर्क हो रहा है। अभी मान के चलो कि आपको वो बात नहीं समझनी है, आगे जाके हम इसकी वेलोसिटी से डेल्टा के वाला रास्ता भी हमारे पास होगा निकालने का। बात समझेगे नहीं? अभी हमने आपको वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करके दिया है। अभी वर्क क्या कर रहा है, कैसे काम आएगा, अभी हमें मालूम नहीं है। अभी सिर्फ हम एफ डॉट डी आर करना सीख रहे हैं अलग अलग कंडीशंस पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो मैंने क्या किया, एट एनी टाइम टी पर एफ, एट एनी टाइम टी पर एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों पे फोकस किया। फिर डिस्प्लेसमेंट ने मुझे बताया कि भाई पहले वेलोसिटी आएगी तब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वी डी टी। और वी निकालने के लिए पहले काइनेमेटिक्स से वी लेकर आए, फिर एफ डॉट डी आर करके यहां तक पहुंचे। नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटा एफ डेल्टा नहीं है, एफ डी आर करें। कोई कॉपी देख लेगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा मार्केट में। ये ऊपर ऊपर एफ डी आर, ऊपर ऊपर यहां। बेटा डेल्टा आर लिख देंगे तो फिर बचा ही क्या? ये डी आर है यार। किसी को कॉपी मत दिखाना अपनी, और या फिर ऊपर से नाम मेरा काट दो, फिर कहीं भी दिखाओ। ठीक है, कॉपी में वही चीज होनी चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, वरना पीजी सर ऊपर से हटा देना।
ठीक है, एफ डेल्टा आर नहीं, एफ डी आर। एफ डेल्टा आर करना होता तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बेकार हो गया। चले आगे। अब देखिए, वेरिएबल फोर्स अलग अलग वैरायटी के आ सकते हैं आपके पास। तो अब हो सकता है कि वेरिएबल फोर्स आपको कार्टेशियन सिस्टम में दिया हो। किस में दिया हो? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हो। मान लीजिए एफ इज समथिंग एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है। अब आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन आपको पता है एफ डॉट डी आर से निकाला जाता है। अब बातों को ध्यान से सुनना। तो नीचे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स calculation of work done by the force if work done by the force if capital F vector equals to fx I cap plus fy j cap plus fz k cap। ओके, अब हो सकता है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड कॉन्स्टेंट हो, फिर तो ये किस कैटेगरी में चला गया? तो अगर ये वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन एक्स वाई जेड, तो अब आपको चलना है। अब एक मिनट सुनो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन आपको कहेगा पार्टिकल यहां से वहां गया, कोई रास्ता बताएगा, कोई पाथ बताएगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रहा है? अब देखिए, अभी पेन बंद कर दो 2 मिनट, पहले थॉट क्लियर कर लो करना क्या है। एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। अब ध्यान रखना, क्योंकि यहां मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होने जा रही है। क्या इन्वॉल्व होने जा रही है? तो ये एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाएगा। किसके? उसमें। जैसे मैंने बिना सोचे समझे, बिना क्वेश्चन को पूछे, मैंने कहा कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टू एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड प्लस डी जेड। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मान लो क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है, तो एक नहीं होगा कुछ माइनस। अभी रुक जाओ, वही मैं सिखा रहा हूं। डीएक्स नेगेटिव हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा, वो हैंडल करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो किसी को लगेगा कि सर ये जो डीएक्स है ना, एक्चुअल सेंस में तो नेगेटिव है, क्योंकि एक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन मैं एक्सप्रेशन ऐसे ही बनाऊंगा। वो जिम्मेदारी लिमिट की है। किसकी? जब हम लिमिट देंगे ना उसको, तो जो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल लिमिट देंगे, वो अपने आप उसको प्लस बनाना होगा या माइनस, वो खुद बना लेगा। और गलती से अगर किसी ने अपना फील और मैथ्स दोनों मिला दिया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने मान लो कह दिया कि एक्स घट रहा है, और आपने यहां पर डीएक्स को पहले से नेगेटिव डाल दिया, तो अब आप लिमिट घटने वाली नहीं लगा सकते। बात समझ में आई बात? इसलिए आप माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे। मतलब ये जो अगला एक्सप्रेशन है, मैं बिना पाथ को चेक किए लिख रहा हूं, पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। माई एलिमेंट्री वर्क डन वुड बी। तो मुझे बताइए, किसी पर्टिकुलर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से थोड़ा सा ही चेंज है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ जो है उस जगह पर यही वैल्यू है ना? तो वहां पर योर वर्क डन इज व्हाट? एफ वेक्टर डॉट डी आर। क्या एलिमेंट्री है ये? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, समझ गए? जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई। तो इसका मतलब अभी तक जो स्टेप्स लिख रहा हूं उसमें तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं रहा कि भाई पार्टिकल कैसे चल रहा है, मुझे मतलब ही नहीं है। मेरा एलिमेंट्री एक्सप्रेशन ये है। ओके, अब पार्टिकल किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर नहीं जा रहा है, जब मैं इंटीग्रेशन में लिमिट डालूंगा ना, तो वो लिमिट उस पॉइंट से, इनिशियल से फाइनल की रख दो, वो अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा। हाँ या ना? जैसे मैं आपको समझाता हूं एक छोटा सा पॉइंट। मान लीजिए कोई भी y dx है आपका, ये y है,
और ये dx है। एक बार रियलाइज करना भी जरूरी है कि पढ़ा तो क्या रहे हैं। मुझे बताइए, अगर आपका x बढ़ेगा तो आपका y dx पॉजिटिव है क्या? और x घटेगा तो y dx, क्योंकि मैंने y को पॉजिटिव रखा हुआ है। अब अगर मैं यहां इंटीग्रेट करता हूं, y इज अ पॉजिटिव, तो मैं यहां पर x मान लीजिए मेरा बढ़ रहा है 1 से 2, कितने लोगों को दिखता है कि पॉजिटिव आएगा? और y dx, अगर y x घट रहा हो 2 से 1, अपने आप नेगेटिव ले आएगा ये, क्योंकि y पॉजिटिव है dx नेगेटिव है, ये अपने आप ले आएगा। अब लोग क्या करेंगे कि सर y x घट रहा है, तो y dx में ये बाहर माइनस। एक मिनट सुनना, ये बहुत मेजर मिस्टेक है, ये बहुत सारे लोग करते हैं। अब फिर पहले आपने x को घटा भी दिया, एंड नाउ योर लिमिट इज, अब देखो ये प्लस बन गया, यस और नो? तो अगर वो आ रहा है तो लिमिट उसको ले आएगा, जा रहा है तो लिमिट उसको ले जाएगा। आपको हमेशा x से x प्लस dx के लिए ही एक्सप्रेशन बनाना है। ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि है क्या इस एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, अगर y पॉजिटिव है, dx पॉजिटिव है तो अपने आप प्लस ले आएगा, ये dx नेगेटिव है तो अपने आप, तो लिमिट जो है वो करेगा उसको नेगेटिव पॉजिटिव। आप अगर पहले से उसको नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे तो फिर लिमिट लगाने का क्या मतलब निकला? बात समझे कि नहीं? तो हम यहां लिमिट को हैंडल कराएंगे। देखो ये चीज पॉजिटिव बनी हुई है, जबकि आना क्या चाहिए था? नेगेटिव। दो नेगेटिव मिला के खत्म कर गया मामला, समझ गया ना? तो इसलिए आप एक चीज नोटिस करो, व्हेन योर एफ इज गिवन इन दिस फॉर्मेट, मैंने चेक ही नहीं किया किधर जा रहा है, मैं बाद में लिमिट में हैंडल करवाऊंगा। तो मेरा एलिमेंट्री वर्क डन का एक्सप्रेशन एफ एक्स डी एक्स आई कैप प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। एक मिनट रुक जाइए, अब ये हो गया। अब एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लाके रखेंगे। अब पता नहीं ये इंटीग्रेट होगा या नहीं होगा, हो सकता है यहां पर एक्स और वाई भी फंसा हुआ हो, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से ही पूरा सेटअप चलेगा। बात मेरी समझ में आई या नहीं? क्लियर है? तो नाउ यू हैव टू एस्टिमेट द वर्क डन। पूरा लगा देंगे। इधर dx है तो यहां x की लिमिट आएगी, समझ गए? इधर इधर, ठीक है? तो मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मेरा ये कहना है कि भाई हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बस। अब वो इंटीग्रेशन पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा, ये इंटीग्रेट करना है। बात समझेगे नहीं? अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, वो पूरे फंक्शन अपनी प्रॉपर्टी से बताएगा कि उसका इंटीग्रेशन किस तरह से करना है। बात मेरी समझ में आई है नहीं? हाँ, अगर एफ एक्स सिर्फ एक्स का फंक्शन हो, ये हो गया इंटीग्रेट। एफ वाई अगर वाई का फंक्शन हो गया। और एफ जेड अगर सिर्फ जेड का फंक्शन हो तो हो गया इंटीग्रेट। समझ गए? फिर लिमिट लगा देंगे। याद रखना, इस एक्सप्रेशन में कोई लाने ले जाने का कॉन्सेप्ट यूज मत करना। लाने ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कि वो ए से बी आया है, आप लिमिट को देंगे, लिमिट बताएगा कि वो वैल्यू क्या आने वाली है। आपको हमेशा x से लेके x प्लस डी एक्स, वाई से लेके y प्लस डी वाई, जेड से लेके z प्लस डी जेड के लिए एक्सप्रेशन तैयार करना है। जनरल एक्सप्रेशन ये है। देखो यहां तक मैंने देखा ही नहीं कि फोर्स कैसा है और उसका पाथ किधर है, किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, मुझे मतलब नहीं। दिस इज माय एलिमेंट्री वर्क डन। अब इसको इंटीग्रेट करते वक्त मैं सारी कहानी इसको प्रोवाइड करूंगा। यस और नो? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, किसी तरह से इसको इंटीग्रेट करना है। अब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन की कंडीशन होगी कि ये कैसे इंटीग्रेट होगा। यस और नो? आगे बात समझ में? अब एक बात सुनना ध्यान से, थोड़ा सा फास्ट लिखो बेटा। पीछे क्यों बैठना?
फिजिक्स पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है कि नहीं? समझ में आ गया ना तो अपने आप पेन चलता है और ये पता चल जाए गलती कहाँ हो रही है। समझ में आई बात? वो हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। हो सकता है आप अपने आप करते तो आपको 50 क्वेश्चन के बाद जाके कहीं कुछ पता चलता कि गलती क्या हो रही है। यस और नो? वो हम आपको इमीडिएट बता देते हैं। क्लियर इतना? अब एक बात सुनना ध्यान से, ये F.dr, अच्छा बाई चांस अगर ये इंटीग्रेशन बिना पाथ के रिलेशन से ही हो जाए तो सीधा ये आपसे x इनिशियल x फाइनल मांगेगा। या मेरे को एक बात बोलना है, अगर ये इंटीग्रेट हो गया ना फंक्शन बिना ये पूछे कि y x z इनमें आपस में क्या रिलेशन है, इसका मतलब है ये कहेगा कि इसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि आप उस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे आए हो। अगर इंटीग्रेशन हो गया तो ये जो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन है, कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि ये पाथ इंडिपेंडेंट आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि ये पाथ डिपेंडेंट होगा। बात समझ गए? जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं ऐसे ही। मान लीजिए मेरा ये बना x dx प्लस y dy, ये मेरा एलिमेंट्री वर्क डन का एक्सप्रेशन है। कितने लोगों को दिखता है कि ये बिना पूछे, ये रास्ता नहीं पूछेगा आपसे? रास्ता मतलब y और x का क्या रिलेशन लगा रहे हो ये नहीं पूछेगा। ये हो जाएगा x²/2, इसको x की 2 लिमिट चाहिए बस, इसको y की दोनों लिमिट दे दीजिए। इनिशियल फाइनल पॉइंट ये आपसे डिमांड ही नहीं करेगा। मान लीजिए इंटीग्रेशन बना x² y dx प्लस y² x dy, क्या ये पूछेगा आपसे? बिना x और y के रिलेशन के ये इंटीग्रेट नहीं होगा। मान लीजिए x dy प्लस y dx बना, क्या ये रिलेशन पूछेगा आपसे? लग तो रहा है कि ये रिलेशन पूछेगा, लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन ये लिखा हुआ है d ऑफ एक्स वाई, क्या ये d ऑफ एक्स वाई लिखा है? अकेले अकेले देखो तो मुझे लग रहा है इट विल आस्क अबाउट कि x का y के साथ रिलेशन बताओ, ये पूछेगा y के साथ x का रिलेशन बताओ, बिना इंटीग्रेट नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू लिखी है d ऑफ एक्स वाई। डी ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है कि एक मिनट बताओ, किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? वो पता लगाओ जिसके डिफरेंशिएशन से आया है वो। तो ये x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन पाथ पर होगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। तो कभी कभी ऐसे इंटीग्रल्स बनते हैं, जो आपने अभी इलेक्ट्रो खत्म किया है, आपने वहां भी पढ़ा होगा कि परफेक्ट इंटीग्रल्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है तो वहां पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। तो ऐसा फंक्शन यहां पर आया, तो अगर कोई ऐसा फंक्शन आएगा जो बिना पाथ के डिमांड के इंटीग्रेट हो गया, तो समझ लेना वो ऐसा फोर्स है जिसका वर्क पाथ डिपेंडेंट नहीं है। और अगर इसने पाथ की डिमांड की तो ये पाथ डिपेंडेंट होगा। बात समझे कि नहीं? तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, यहां तक नोट कर लिया था ना सबने? चलिए अब हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई, और हमारा फोर्स जो है वो है एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे कैप। ये आपका फोर्स है, ठीक है। पार्टिकल इज एट ओरिजिन इनिशियली एंड इट इज टू बी टेकन टू द पॉइंट ए कॉमा ए, यानी उसको हम ए से बी ले गए। ओके, तो यहां पर कुछ पाथ मैं आपको शो कर रहा हूं। पहले ए से लेके सी तक गया और सी से ऊपर उठा, सी से बी। ओके, दूसरा पाथ है ए से लेके डी तक गया और डी से इधर गया। ओके, एक और पाथ दिया है ए से लेके बी तक, डायरेक्ट चला गया
फ्रॉम द पाथ y इक्वल टू x। और एक और पाथ दे रहा हूं, ओके। दिस इक्वेशन हैव ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4 पाथ्स आपको प्रोवाइडेड है, ओके। मैंने कुछ अलग अलग आपको पाथ शो किए हुए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको वर्क डन बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स find out the work done by this force if, पहला लिखो, particle is taken from A to B via path ACB, ठीक है। दूसरा लिखे, particle is taken from path ADB, particle is taken from the path ADB, मतलब कहां से कहां ले गए, ADB पाथ से ले गए। तो आपको वर्क डन बताना है, यानी डेफिनेटली A से लेके B तक का। थर्ड लिखे, देखो, फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, find out the total work done by this force when particle is taken from A to B, along y equals to x and returns to A, मतलब A से B गया फिर B से वापस A लाना है। याद रखना, मैं जो रास्ता बता रहा हूं उसमें लिमिट डिपेंडेंसी है बस। एंड A to B and returns to A from the path AY equal to x square, मतलब इधर से ले गए ऐसे, इधर से वापस लाके। पहले 2 बार तो मैं A से B तक की बात कर रहा हूं, तीसरे वाले में मैं A से B ले जाके वापस B से A लेकर भी आ रहा हूं। समझ आई बात? बताइए, मेरे एलिमेंट्री वर्क डन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंसी दूंगा मैं, उसकी लिमिट पर। देखते हैं क्या होता है। इधर देखिए, तो योर F वेक्टर इज हाउ मच इट इज, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे कैप। एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट समझ गए? किसी भी स्टूडेंट को यहां पे दिमाग नहीं लगाना है। इट विल बी व्हाट, dxi प्लस dyj प्लस dzk। योर dw इज f dot dr, हाउ मच इट इज, dw इक्वल्स टू x y स्क्वायर dx प्लस y एक्स स्क्वायर dy। 2 मिनट तसल्ली से सोच लो कि क्या बिना पाथ के कंबाइंड होके भी इंटीग्रेट हो सकता है क्या? यहां dy है, क्या कंबाइंड होके इंटीग्रेट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो अब मुझे पाथ के अकॉर्डिंग जाना है। तो पहला केस, वी आर मूविंग फ्रॉम ए सी बी, तो ए सी और बी, यानी पहले वर्क डन निकालें ए से सी के लिए, फिर सी से। तो ए से सी कैसा पाथ है? स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू 0। ए से सी y इक्वल टू 0 है ना? तो y में कोई चेंज, तो अगर हम यहां y इक्वल टू 0 डाल दें, 4 से 0 है, आया ना? तो मेरा अगर y इक्वल टू 0 है तो यहां भी 0, एक मिनट रुको, पहले तो यहां 0 और ये तो 0 है ही, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, y में चेंज ही नहीं आ रहा। यहां y में चेंज तो आ रहा था, लेकिन y क्या है? 0 है। इसका मतलब dw
सिंपली 0। तो हर जगह DW 0 है, यानी वर्क डन फ्रॉम A टू C इज 0। इंटीग्रेट करने पे भी कोई ये मत बोल देना कि इंटीग्रेट करने पे कोई कांस्टेंट आना चाहिए, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंस 0 ही आएगा। बात समझ रहे हो क्या? चलिए, वर्क डन फ्रॉम A टू C 0। अब वर्क डन फ्रॉम C टू B, C से B कौन सी लाइन है? X। C से B X इक्वल टू A। तुम लोग मैथमेटिक्स के लगते तो नहीं हो कभी कभी, है ना? X इक्वल टू A लाइन है। अच्छा, इस लाइन पर आपका dy है लेकिन dx नहीं है। कौन सी टर्म 0? इसको तो dx की वजह से ही 0 कर रहे हैं, क्योंकि x में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो योर dw इज 0 प्लस ये y x स्क्वायर है। x बराबर क्या है? a, तो a स्क्वायर y dy है। अब a स्क्वायर y इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन, अब कहां से कहां गए थे आप? C से B, तो y की वैल्यू 0 से a। अरे समझ में आया? दैट मीन्स वर्क डन फॉर B टू C पाथ कितना? वर्क डन फॉर B टू C पाथ, तो y स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a। वर्क डन फॉर B टू C दैट इज a की पावर 4/2। अच्छा, मान लीजिए मैं C से B गया था। एक मिनट, C से B है, ध्यान रखना, C से B। ओके, अच्छा ये C से B का वर्क डन है। अगर यही आंसर मुझे B से C निकालना हो तो एक्सप्रेशन यही है, बस किसको बदल दो? लिमिट। यहां dy के साथ कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, लिमिट बदल रहे हो तो। बात समझ गए? लिमिट उसको अपने आप हैंडल कर लेगा। तो वर्क डन फ्रॉम ACB पाथ, ACB दैट इज 0 प्लस a पावर 4/2। अरे समझ में आया? एक पाथ से वर्क डन आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 नहीं आएगा बेटा उससे। आप देख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ रहा है यहां पर? हाँ हाँ, एक मिनट, ये देखो, क्या ये डिफरेंशिएट हो पा रहा है? नहीं, अभी ये देखो, अभी तो आपको मैं अलग अलग करके बता रहा हूं, बट क्या ये डायरेक्ट आ सकता है क्या? क्यों? यहां पर, यहां, हाँ एक मिनट, यहां से क्या होगा? इसको इंटीग्रेट करने पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, हाँ या ना? तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का है क्या डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का है क्या? नहीं है ना? देख लो, आ रहा हो तो। है कि नहीं? है क्या? अरे एक, हाँ हाँ, परफेक्ट इंटीग्रल बन रहा है क्या? तब तो हम डायरेक्ट भी कर पाएंगे। क्लियर है क्या? फिर तो हर बार क्या आएगा? सेम आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से आएगा क्या? डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये पाथ क्या है? इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट बना दूं क्या इसको? बोलो, एक एक्स हटा के बना दे? चलो एक मिनट, एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं, वरना फिर एक क्वेश्चन की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। समझ गए? एक मिनट, एक मिनट, तुम लोग चिल्लाने में बहुत वो हो। इसको हटा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर को ये कर दिया। एक मिनट जाइए, एक्स स्क्वायर को एक्स कर दिया, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे अरे रहने दो, कोई बात नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उल्टा कर दिया क्या मैंने? सही है ना? रहने दो, कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है। पर ये तो फिर इजी हो गया ना, फिर तो फटाफट करेंगे ना, क्यों इतना रास्ता लगाएंगे? हाँ, अब तो सबका आंसर ही आ जाएगा।
तो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट आ गया ये। क्लियर? चलो अच्छी बात है, इजी हो गया फिर तो क्वेश्चन यार। हाँ दोबारा बोलो। तो जीरो हो जाएगा वो। नहीं, एक मिनट सुनो, एक पाथ से तो नहीं बोल सकते, बट ये आ गया कंजर्वेटिव। अब मैं अगले में नहीं करूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है अब दोबारा इसको करने की। अब मैं इसको सीधा कंजर्वेटिव बना दे रहा हूं, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए, पहला क्वेश्चन हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 से एक मिनट नीचे एक रिमार्क डालिए, एक रिमार्क डालो, क्वेश्चन चेंज कर देते, नहीं तो सबका आंसर सेम आ जाएगा ना, फिर तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे। वो मैंने बाई चांस देखा नहीं, मैंने वो एक्स स्क्वायर लिख दिया वहां पे। उसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, बट क्वेश्चन आसान हो गया, इतना क्यों करेंगे। डी ऑफ सीधा। एक रिमार्क डालो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 and 3। रिमार्क लिखे फॉर क्वेश्चन नंबर 2 and 3। द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 and 3। ध्यान रखना, एक चेंज कर रहा हूं बस। योर फोर्स इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y एक्स स्क्वायर जे कैप। सिंपल सा चेंज किया है, ओके? अरे बात समझे क्या? अब क्वेश्चन नंबर 2 3 इससे सॉल्व करना है। 2 क्या था, कौन सा पार्ट? ए डी बी, समझ गया ना? तो वहां से दोनों क्वेश्चन को नीचे शिफ्ट कर दो, कट पेस्ट कर दो। मतलब एक क्वेश्चन तो दे दिया था हमने डायरेक्ट। तो ये 2 मैंने लिखा नहीं, नहीं तो अभी अभी अब नहीं आएगा। अब कुछ भी कर लो, अब नहीं आएगा ना। एक मिनट टाइम। अरे यार तुम लोग ऐसे बाजार क्यों बना रहे हो भाई? वो आ गया, अच्छी बात है, आपके सबके आंसर क्या हो गए? सेम हो गए। अब हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम अगला पाथ कौन सा लेंगे? ए डी सी, फिर इधर से ले जाएंगे और फिर इधर से वापस लाएंगे। क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनो, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने नया फोर्स दे दिया, आप एक बार घर पे वापस ट्राई करना। याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 जितने भी थे, अरे एक मिनट सुन लो, उसमें ए से बी तक का वर्क डन सेम आएगा, और जिसमें मैं वापस घुमा के ले आया हूं, समझ गए ना? तो एक मिनट वहां पे क्या करो, ऊपर लिख लो, ऊपर वाले क्वेश्चन में कि सेकंड का आंसर भी वही होगा और थर्ड का आंसर 0 होगा। उसमें सेकंड का आंसर तो वही आएगा और थर्ड का आंसर 0 ले जाके वापस ले आए, बिकॉज वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब यहाँ ये 2 लगाने था, मैंने गलती से 2 लिखना भूल गया था। अब आप 2 लगा के करेंगे तो अलग अलग करना पड़ेगा। बात समझ गए क्या? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दिया हुआ है आपको। अब ये 2 लगा लेना, अब आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा।